Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 13 for the course of Design of Structures. This course is generally for BSc Civil Engineering final year students for 2016. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 13 and week number 13. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स से रिलेवेंट कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली जो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो किसी भी एक बुक के अंदर कंप्लीट डिज़ाइन अवेलेबल नहीं मिलता, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक अलग अलग कंपोनेंट्स को समझने की बात करते हैं तो वो आपको डिफरेंट बुक से कोई आइडियाज़ या पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं. So in our today's lecture again we are going to continue our topic on a design ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में स्टार्ट किया था कि हमने एक 6 स्टोरी बिल्डिंग थी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाजा था, उसको हमने डिस्कस करना था, एनालाइज करना था अंडर ग्रेविटी लोडिंग एंड अंडर सीस्मिक लोडिंग. सो समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने रिटर्निंग वॉल्स पढ़ा, उसके बाद कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल को हमने डिज़ाइन किया एंड इन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपके पास जो है वो हमने एज एन असाइनमेंट आपको टास्क समझाया था कि जब आपके पास एक कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल अवेलेबल होता है तो उसको आप कनेक्ट करके चारों तरफ से एक रिजर्वायर भी बना सकते हैं, एक स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं. उसका आपको लैब के अंदर वकास साहब ने आपको मजीद जो है वो डिटेल समझा दी होगी, उसको आपने कंपाइल करना है, अरेंज करना है और चीज़ों को सबमिट करना है. सो इन अवर सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क वाज रिलेटेड टू द ब्रिजेस. उसके अंदर हमने ब्रिज पढ़ा, ब्रिज के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्रिज स्पेसिफिकेशंस, प्री-स्ट्रेसिंग एंड कंपोनेंट मेंबर्स डिस्कस किए. हमने कंपोजिट मेंबर्स भी पढ़े कि कंपोजिट मेंबर्स के अंदर हम डिफरेंट फ्लैंजेस और डिफरेंट वेब सेक्शंस को किस तरह से कंबाइन करते हैं इन रियल इंडस्ट्री. देन वी डिस्कस्ड एंड डिजाइन्ड ऑफ अ सिंगल आई सेक्शन गर्डर फॉर द प्री-स्ट्रेस गर्डर, जो कि हमने ब्रिज के अंदर हम रियल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं. हमने जो है वो 70 फीट गर्डर यूज़ किया. अगर आपके पास अप टू 150 तक गर्डर हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. देन अवर थर्ड मेजर एरिया वाज द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के मेजर पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके मेजर क्राइटेरियाज, डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या होती हैं, वो सारी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर. उसके बाद हमने एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, मैन्युअली हम बिल्डिंग को किस तरह से एनालाइज करते हैं वो हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था. आज के लेक्चर में उसी चीज़ को हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं. जो लास्ट क्लासेस थी उनके अंदर हमने एनालिसिस फॉर अ ग्रेविटी लोडिंग हम ऑलरेडी कर आए हैं. जो आज हमारा टॉपिक है मेनली वो हम सीस्मिक क्राइटेरियाज किस तरह से फॉलो करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, या ग्रेविटी लोडिंग्स को सीस्मिक लोडिंग्स के अंदर किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे. Our major design statement was a 6-story building for a commercial complex has a planned dimensions as shown in figure 1. The building is located in seismic zone 3 on a site with a medium soil conditions. कि सीस्मिक जोन 3 पाकिस्तान के अंदर हमने कोई भी सीस्मिक जोन 3 की लोकेशन आप चूज़ करके वहाँ पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. मीडियम सॉइल कंडीशंस हैं वहाँ पे. हमने जो है वो डिज़ाइन को बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है अंडर ग्रेविटी लोडिंग एंड अंडर सीस्मिक लोडिंग, आल्सो एज पर डिज़ाइन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस. उसके बाद बिल्डिंग के अंदर हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी, डिफरेंट ब्लॉक्स थे, मेन ब्लॉक, सर्विस ब्लॉक, दोनों के दरमियान जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट था. उस जॉइंट के अंदर जॉइंट की वजह से दोनों जो ब्लॉक्स थे वो एज ए इंडिपेंडेंट कंसीडर हो रहे थे, दोनों का डिज़ाइन जो है वो सेपरेटली कंसीडर होगा. इस वजह से हमने जो है वो सिर्फ हमारा जो फोकस था वो मेन ब्लॉक के ऊपर था, इस वजह से हमने मेन ब्लॉक को कंसीडर किया. जो वॉल्स यूज़ हो रही थी वो 230 मिलीमीटर थिकनेस थी. उसके अलावा हमारे पास 12 मिलीमीटर का प्लास्टर था. समटाइम्स जो है वो आपको वॉल की थिकनेस विद प्लास्टर भी गिवन होती है, यानी अगर आपको डिज़ाइन के अंदर हम चेंज कर देते या मैं चेंज कर देता कि वॉल थिकनेस विद प्लास्टर इज़ 250 मिलीमीटर, तो उसके अंदर से आप खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंडरी बीम्स अरेंज थे एज अ सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ्स थी. अपर एलिमेंट्स में कंक्रीट जो कॉलम्स थे वो थिनर मेंबर्स थे. बिलो ग्राउंड लेवल हमारे पास कॉलम जो है वो थिकर थे. जो अपर कॉलम्स हैं उनके अंदर हम 25 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे थे और जो लोअर कॉलम्स हैं उनके अंदर हम 30 का ग्रेड कंक्रीट यूज़ कर रहे थे. So then we have a sizes of all columns in upper floors are kept same, however for columns up to plane sizes are increased, जैसे मैंने बताया. उसके बाद हमने सेंटर टू सेंटर प्लान डायमेंशंस हमने यूज़ किए हैं. सम डेटा जो है वो हम अज्यूम भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंस. उसके बाद तमाम जो डायमेंशंस हैं उसको हमने मिलीमीटर में कंसीडर किया, अदरवाइज हमने स्पेसिफाई भी करवाया हुआ है.
बिल्डिंग प्लान आपको नज़र आ रहा है। टोटल जो हमारे पास प्लान था वो 22.5 मीटर बाय 22.5 मीटर का एक कमर्शियल 6 स्टोरी या 7 स्टोरी बिल्डिंग थी। और उसको हमने 9 डिफरेंट पैनल्स के अंदर, रेगुलर पैनल्स थे, ईच डायरेक्शन के अंदर पैनल की जो साइजेस हैं वो सेम थी, उसको हमने कंसीडर किया था। फ्लोर बीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं, कॉलम के नंबर्स असाइन कर दिए, कॉल बीम्स के नंबर असाइन कर दिए, डिफरेंट ग्रिल लाइंस के हिसाब से भी आप नंबर्स को, नाम को असाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कराएँ। ये हमारे पास ओवरऑल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर है। जब क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं उसके बाद हमारे पास गिवन डेटा था कि लाइव लोड आपके पास क्या है। लाइव लोड एट टिपिकल फ्लोर्स था, लाइव लोड एट टेरेस लेवल भी था। उसके बाद हमारे पास फ्लोर फिनिशिंग का लोड जो है वो हमें गिवन है, उसके वाटरप्रूफिंग का लोड भी गिवन है। वाटरप्रूफिंग हमेशा हम टॉप छत लेवल के ऊपर अप्लाई करते हैं। बाकी जो फ्लोर्स हैं उनके अंदर हमारी फ्लोर फिनिशिंग आ जाती है, लेकिन वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपकी बारिश का जो डायरेक्टली पानी है वो छत के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। Then we have a terrace finishing also, location anywhere in Pakistan, wind load as per standards and criteria हम कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम सिस्मिक की बात करते हैं तो विंड हमारा क्राइटेरिया जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि विंड की इंटेंसिटी जो है वो इन कंपेरिजन विद द सिस्मिक इंटेंसिटी बहुत कम होती है। इस वजह से जब हम सिस्मिक के लिए डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग को तो हम विंड को इग्नोर कर देते हैं। देन वी हैव अदर प्लिंथ लेवल्स भी हैं हमारे पास। ग्राउंड बीम्स जो है वो 100 मिलीमीटर जो है वो बिलो द ग्राउंड लेवल हमने प्रोवाइड किए हैं। फ्लोर्स हमारे पास 5 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है। स्टोरी जो है वो हाई टिपिकल 5 मीटर टिपिकल फ्लोर्स की है और ग्राउंड फ्लोर हमारा 3.4 मीटर का है। अवेलेबल बियरिंग कैपेसिटी हमारे पास जो है वो सॉइल की 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर थी। कंक्रीट की जो कंपोजिशंस हैं उससे हमने मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट किया कि मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास कितनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कितने हैं। मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी हमने दोनों ग्रेड्स के लिए कैलकुलेट की। देन स्टील को हमने डिस्कस किया, ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग, फ्लोर प्लान हमारा किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉलम्स को नंबर हमने असाइन किए, फ्लोर बीम्स हमने असाइन किए, मेन बीम्स को हमने किस तरह से असाइन किया डिफरेंट स्टोरीज़ के लिए वो हम डिस्कस कराए। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो प्लान था। उसके बाद हमने ग्रेविटी लोडिंग्स के अंदर यूनिट लोड कैलकुलेट किए। यूनिट लोड जो सेल्फ वेट है हम किस तरह से निकालते हैं कि एरिया इनटू जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल आप यूज़ करते हैं तो डेड वेट ऑफ दैट सब्सटेंस आपके पास आ जाता है। कॉलम हमारे पास 2 किस्म के थे, 500 का भी सेक्शन था, 600 का भी सेक्शन था। हमने डिफरेंट एरियाज कैलकुलेट किए, मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट किए, बीम्स के लिए मेन बीम्स, ग्राउंड बीम्स, सेकेंडरी बीम्स। उसके बाद हमने सेल्फ वेट्स कंप्यूट किए, स्लैब की थिकनेसेस कैलकुलेट की, ब्रिक के डिफरेंट हाइट्स और ब्रिक के डिफरेंट मटेरियल्स को कैलकुलेट किया, टेरेस लेवल के ऊपर भी कंसीडर किया। देन हमने स्लैब का लोड जो छत के ऊपर था उस स्लैब के लोड को कंसीडर किया और स्लैब के लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था इनटू द मेन बीम्स। अब हमारे पास क्या कंडीशन थी कि मेन बीम्स में छत है, छत जो है वो उसके दरमियान स्ट्रिप्स भी हैं और स्ट्रिप्स जो हैं वो लाई कर रही हैं मेन बीम्स के ऊपर। तो आपका जो लोड है वो 2 वेज के अंदर आपने ट्रांसफ़र करना है। आया स्लैब आपकी डायरेक्टली अगर मेन बीम के ऊपर रेस्ट कर रही है तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो यूडीएल के अंदर ट्रांसमिट हो रही थी। अगर आपका स्लैब का लोड जो है वो स्ट्रिप्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्ट्रिप्स जो है वो मेन बीम के ऊपर एज अ पॉइंट लोड को ट्रांसफ़र कर रहे थे। हमने टेरेस के ऊपर इंटेंसिटीज़ को कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास 5.5 प्लस 1.5 आ रही थी और टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर इंटेंसिटी हमारी 3.5 प्लस 4 यानी डेड लोड प्लस लाइव लोड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारी इंटेंसिटीज़ आ गई। फ्लोर बीम्स को हमने किस तरह से एक पैनल को डिसाइड किया, फिर फ्लोर बीम्स के अंदर हमने उसके जो है वो टोटल स्लैब का जो लोड है वो फ्लोर बीम्स के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है, यानी जो रिएक्टिव फोर्सेस आप अप्लाई करोगे, जो आपके पॉइंट लोड है फ्लोर बीम्स के अंदर से होते हुए मेन बीम के ऊपर एक्ट करेंगे, वो हमने कैलकुलेट किया जिसकी इंटेंसिटी 61.1 प्लस 48.3 किलोन्यूटन आ रही थी। उसके बाद हमने तमाम मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते गए और लोड जो है वो फ्रेम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते आए कि टेरेस लेवल के अंदर B1, B2, B3 के अंदर लोड किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। इनर बीम्स जो थे मेन बीम्स B4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 जो टेरेस लेवल के ऊपर लोड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेस्ड ऑन द स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूशन। कि स्ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन B4, 5, 6 इनके अंदर जो स्ट्रिप की डिस्ट्रीब्यूशन है इस पैनल की वजह से तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहे, कोई भी पैनल का जो लोड है वो इस तरफ जा रहा है, स्लैब्स जो है वो आपकी या जो स्लैब का लोड है वो स्ट्रिप्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन अगर हम B4 की बात करेंगे तो स्ट्रिप्स आपके यहाँ से आ रहे हैं तो ये दोनों स्ट्रिप्स जो हैं वो यहाँ पे लोड को अप्लाई कर रहे थे। B5 के अंदर स्ट्रिप्स यहाँ से नहीं है लेकिन यहाँ से हैं तो B5 जो है वो भी एक्ट कर रहा है एज अ 2 पॉइंट लोड को फेस करेगा। B6 के ऊपर जो है वो यहाँ से लोड इंटेंसिटी अप्लाई हो रही है, B7 के ऊपर इंटेंसिटी यहाँ से आ रही है,
एच के ऊपर इंटेंसिटी आपकी यहाँ से आ रही है 2 फ्लोर बीम्स की, और B9 के ऊपर यहाँ से आ रही है। इस वजह से जो हमारे इंटरनल मेंबर्स थे B4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 21, इनके अंदर इंटेंसिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट की। तमाम मेंबर्स जो है वो उनके ऊपर आपके फ्लोर बीम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से लोडिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 पॉइंट लोड विद यूडीएल डिस्ट्रीब्यूशन थी। उसके बाद हमने जो है वो एक्सटीरियर मेंबर्स दो जो रिमेनिंग फ्रेम्स रहते थे 13, 14, 15, 22, 23 एंड 24, वो हमने डिस्कस किए। अगेन लाइक अ फर्स्ट पैनल, जो फर्स्ट आपके फ्रेम थे B1, 2, 3 और जो आपके पास 10, 11, 12 था, उसी हिसाब से हमने जो है वो 13, 14, 15, 22, 23 एंड 24 डिस्कस किए। उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है 13 एंड 15 जो है वो दोनों स्टिफ के फोर्सेस को फेस कर रहे हैं, और जो 14 है उसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो आपका लोड जो है वो मेन बीम के अंदर ट्रांसफर हो रहा है इस फ्रेम के अंदर। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसिडर की। उसके बाद हम आगे फ्लोर लेवल के अंदर। फ्लोर लेवल के अंदर हमने दोबारा जिस तरह से फर्स्ट स्टेप से सॉल्व किया, अगेन हमने रिपीटेशन कंटिन्यू की। तमाम जो लोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 बाय 1 अप टू सिमिलर टिपिकल फ्लोर्स तक हम ले आए, यानी थर्ड फ्लोर तक। सिमिलर फ्लोर तक जब आने के बाद हमने इनर बीम्स की बात की, उसके बाद ग्रेविटी लोडिंग फ्रेम्स इन BB, CC, 2, 2 एंड 3, 3 के अंदर बात की। फिर हम आ गए मेन बीम्स जो 13, 14, 15, 22, 23, 24 था, उसके अंदर भी लोड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो सारी क्राइटेरिया ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा है, इसके अंदर भी आपको मैं रिवाइज करता हुआ चीज़ों को लेके चल रहा है। जब हम थर्ड फ्लोर तक टिपिकल फ्लोर और टेरेस को सॉल्व कराए, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं वो ग्राउंड लेवल के अंदर रह जाती हैं चीज़ें। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारे पास आउटर बीम्स हैं, क्योंकि आउटर बीम्स के ऊपर जो आपकी वॉल है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, 3.5 मीटर है। जो इनर बीम्स हैं या इनर जो वॉल है उसकी जो हाइट है वो ओवरऑल 0.7 मीटर है इनर बीम्स के ऊपर। तो B1, B2, 3 जो फ्रेम था, B10, 11, 12 फ्रेम, B13, 14, 15 फ्रेम एंड B22, 23, 24, यानी कि जो आउटर चारों वॉल्स हैं उनके ऊपर जो बीम्स आ रहे हैं, जो बीम्स के ऊपर जो वॉल आ रही है वो 3.5 मीटर की थी, जिसकी वजह से जो डेल लोड जनरेट हुआ वो 17.2 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर था। जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्ट के अंदर वो क्या कहता था कि ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने कोई भी एक्सटर्नल स्लैब प्रोवाइड नहीं की जिस तरह से बाकी फ्लोर्स के ऊपर है, तो यहाँ पे हमने स्लैब का जो लोड था उसको हमने कंसीडर नहीं किया। बाकी जो सिर्फ वॉल का जो लोड है बीम्स के ऊपर आ रहा है वो हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटेंसिटी है वो पॉइंट लोड के अंदर बात नहीं हो रही, वॉल आपकी यूडीएल जा रही है हर मेन बीम के ऊपर, तो हर मेन बीम के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 17.2 रखनी है आउटर बीम्स के लिए, और इनर बीम्स के ऊपर हमारे अंदर की जो वॉल्स हैं वो हमने 0.7 मीटर की रखी है, तो उसके ऊपर जो लोड आपका आ रहा है वो 3.5 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर था। अब बिल्डिंग जो है वो उसके अंदर टोटल 8 फ्रेम हैं, 8 सिमेट्रिकल फ्रेम्स हैं। उसकी वजह से जो 4 फ्रेम हमने कंसीडर किए, कौन कौन से, AA फ्रेम, BB फ्रेम, 1 फ्रेम एंड 2 फ्रेम। AA फ्रेम आपको कंप्लीट यहाँ पे नजर आ रहा है, जो आपको रेड मार्किंग नजर आ रही है ये सारे कॉलम के नंबर्स हैं, जिस तरह से हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कॉलम आपका 701, 501, 301, 201 या 502, 602, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एट स्पेसिफाइड लोकेशन, एट स्पेसिफाइड लेवल ऑफ द बिल्डिंग। और आपके जो बीम्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कराया था 7001, 7002, 5002, 5004। तो ये आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नंबर ऑफ स्टोरी को रिप्रेजेंट करा रहा है। 0002 या 002 जो है वो आपके चीज़ों जो है वो कॉलम को या बीम के नंबर को रिप्रेजेंट करा रहा है। वो तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है, और तमाम लोडिंग जो है वो फ्रेम AA के अंदर हमने अप्लाई कर दी। उसके बाद कंप्लीट फ्रेम AA का हमने डिस्कस किया, किस तरह से आपकी लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई वो आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने फ्रेम BB की बात की। फ्रेम BB के अंदर हमने तमाम लोडिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे आपका जो फ्रेम BB के अंदर है B4, 5 एंड 6, जो लोडिंग है ये इनर बीम को रिप्रेजेंट करा रहा है। तो इनर बीम्स हमारे पास जो है वो 3.5 मीटर का जो लोड है इनर वॉल का बीम के ऊपर अप्लाई हो रहा था वो हमने कंसीडर किया। उसके बाद ग्राउंड फ्रेम जो ग्रेविटी लोडिंग का वो 1 हमने डिस्कस किया। तमाम लोडिंग ग्राउंड फ्रेम 1 किया गई, और तमाम लोडिंग जो है वो इसी तरह से हमने ग्राउंड फ्रेम 2 की लोडिंग को डिस्कस किया हर फ्लोर के ऊपर टिपिकल फ्लोर्स तक। उसके बाद हमने ग्राउंड फ्लोर भी ऐड कर दिया, और टोटल लोकेशन जो है वो हमारे पास स्पेसिफाई हो गई। तमाम फ्रेम जो है वो कम्युलेटिव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो हम अपनी क्लास लास्ट में ऑलरेडी डिस्कस कराए थे, यहाँ तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैंने आपको तमाम इन चीज़ों का ओवरव्यू इसलिए दिया कि ये तमाम चीज़ें होल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमने
बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर स्किप भी की हैं कि वेट ऑफ द स्पेसिफाइड मेंबर्स हमने कंसिडर नहीं किए, सेल्फ वेट ऑफ द बीम को इग्नोर किया, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम्स को भी इग्नोर किया, क्योंकि हमने जो है वो एक मेजरली मेन पर्पस क्या था हमारा कि हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम किस तरह से लोड्स को ट्रांसमिट करते हुए लेके आते हैं। अब आपका जो बीम है, जो मेंबर है, जहाँ पे आप इसको एनालाइज कर रहे हो, अगर मैं इस कंटिन्यूस बीम को एनालाइज करता हूँ तो हमारे पास इस कंटिन्यूस बीम के ऊपर लोडिंग आ चुकी है। अब ये लोडिंग जो है वो कंटिन्यूसली हम जब इसको डिज़ाइन करते हैं तो ये लोडिंग हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका जो बीम के डायमेंशंस हैं उस बीम के डायमेंशन में हमने इसका डेड वेट निकाल दिया और ऐड कर दिया एज अ डेड लोड एडिशनल, और बाकी आपके पास लोडिंग ऑलरेडी गिवन है जिसका आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो, डिसाइड करते हो रिइंफोर्समेंट्स कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर सॉल्व करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें सारी चीज़ें इटसेल्फ सॉफ्टवेयर बिल्ट इन को कंसीडर करता है और तमाम चीज़ें आपको एक कम्युलेटिव सम एंड में एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक मैकेनिज्म जिसके अंदर हम ग्रेविटी लोडिंग्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब हमारा जो सेकंड पहलू है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है हमारी सीस्मिक इंटेंसिटीज। कि जब हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कंसीडर करते हैं, हमने स्टार्ट में बात क्या की थी कि हमारा जो बिल्डिंग है वो सीस्मिक जोन 3 के अंदर है, तो सीस्मिक जोन 3 के अंदर है तो सीस्मिक की इंटेंसिटीज को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग अवर बिल्डिंग, और हम आगे जो है वो हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव अ सीस्मिक वेट कैलकुलेशंस। अब ग्रेविटी लोड कैलकुलेशन करने के बाद सीस्मिक वेट कैलकुलेट किस तरह से हम करते हैं। सीस्मिक वेट आर कैलकुलेटेड बेसिकली इन अ मैनर सिमिलर टू द ग्रेविटी लोडिंग। जिस तरह से हमने ग्रेविटी लोडिंग कंसीडर की है, कैलकुलेट की है, इसी तरह से हम सीस्मिक वेट्स को कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर का अपना वजन है वही आपका अपना वजन जो है वो थोड़ा सा अर्थक्वेक का जो झोंका आता है, हवा का तेज झोंका है, इसी तरह से अर्थक्वेक की डिफरेंट वेव्स हैं। जैसे ही वेव्स का इम्पैक्ट अप्लाई होता है, हमारा अपना स्ट्रक्चर का वजन जो है वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करके स्ट्रक्चर को गिराता है। अब वेट ऑफ कॉलम्स and walls in any story shall be equally distributed to the floors above and below the story। कि जो आपके कॉलम हैं, जो आपकी दीवारें हैं, उनका जो वजन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी हाफ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपर फ्लोर के लिए, हाफ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोअर फ्लोर के लिए। और फॉलोइंग रिड्यूस्ड लाइव लोड्स आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस। हम लाइव लोड्स जो हैं उनको रिड्यूस करके कंसिडर करते हैं। ये कोड्स कहते हैं कि आपका जो जीरो लाइव लोड जो आपका एक्ट हो रहा है टेरेस के ऊपर, उसको आप जीरो कंसीडर करते हो, और आपका जो 50% है वो कंसीडर होगा ऑन द फ्लोर्स एज पर स्टैंडर्ड। कि स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि आपका जो टेरेस है उसके ऊपर लाइव लोड कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो आपका छत का लेवल है बिल्डिंग का। जैसे ही सीस्मिक की इंटेंसिटी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आओगे, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बेस के अंदर होती है, जहाँ पे बेस है आपका बिल्डिंग का एंड है, जो ग्राउंड के अंदर मोशंस हैं, तो ग्राउंड की वजह से आपका जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोर्सेस को फेस करता है। तो टेरेस हमारा टॉप हो गया, तो वहाँ पे लाइव लोड इतना ज़्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसको आप जीरो कर दो। बाकी जो हर फ्लोर है उसके ऊपर हम 50% कंसिडर करेंगे एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। अब हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने जो ग्रेविटी लोडिंग कैलकुलेट की थी, उसके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ रहे थे स्लैब की वजह से, स्लैब लोड कैलकुलेशन, वो हमारे पास टेरेस के ऊपर कितना आ रहा था 5.5 प्लस 1.5। 5.5 हमारा डेड लोड था और लाइव लोड कितना था 1.5। तो टेरेस के ऊपर तो हमें लाइव लोड्स कंसीडर करने की इजाजत नहीं है कोर्स की तरफ से, तो हम इसको जीरो कर देंगे। हमारा जो टेरेस के ऊपर डेड लोड है वो कंसीडर होगा। टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर हमारा लोड कितना था 3.5 प्लस 4, तो यहाँ पे जो है वो हमारा लाइव लोड कितना 50% कंसीडर हो रहा है एज पर स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम 50% कंसीडर करेंगे लाइव लोड को, डेड लोड हमारा वही का वही रहेगा। अब आते हैं सीस्मिक वेट कैलकुलेशंस के ऊपर। अब सीस्मिक वेट कैलकुलेशंस के अंदर हम सबसे पहले बात वही करते हैं अगेन कि छत के ऊपर, टेरेस लेवल के ऊपर, स्टोरी नंबर 7 के ऊपर या 6th फ्लोर के ऊपर हमारे पास क्या रिएक्शंस या क्या फोर्सेस जनरेट हो रही हैं सीस्मिक की वजह से। अब ओनली डेड लोड विल बी कंसीडर्ड ऑन टेरेस, नो लाइव लोड विल बी कंसीडर। जैसे हमने डिस्कस किया, टेरेस लेवल के ऊपर हम डेड लोड कंसीडर करेंगे, लाइव लोड को कंसीडर नहीं करेंगे। अब टेरेस के ऊपर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले स्लैब है। अब स्लैब जो है वो पूरा कंप्लीट बिल्डिंग है, ये हमारा इसके ऊपर कंप्लीट स्लैब है। हम अब तक जो डिस्कस कर रहे थे, हम कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हुए आ रहे थे, ये पैनल ये पैनल ये पैनल, अलग अलग पैनल पैनल करके हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे।
लेकिन अब हमारे पास क्या है, कंप्लीट ये फ्लोर, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग की छत है। इस छत का जो लोड है वो किस तरह से कंसीडर होना है कि फ्रॉम स्लैब कितना लोड आ रहा है 22.5 यानी पूरा ओवरऑल बिल्डिंग के डायमेंशन कितने हैं 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 22.5 प्लस यहाँ पे इस तरफ से हमें हमारे पास 7.5 आ गया। दोनों 7.5 ये आपके 3 टाइम्स हो गए, 22.5 हो गया टोटल, 22.5 टोटल लेंथ हो गई दोनों डायरेक्शंस के अंदर। सो हमने एरिया टोटल किस तरह से निकालना है 22.5 इंटू 22.5, ये हमारे पास आ गया 22.5 मीटर इंटू 22.5 मीटर। स्लैब की वजह से जो लोड आ रहा था टेरेस के ऊपर वो कितना था, लाइव लोड तो 0 कंसीडर करना है, लोड कितना था 5.5 का, हमने रखा 5.5 प्लस 0 क्योंकि हमें लाइव लोड को कंसीडर करने की इजाजत नहीं है। तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आ गई 22.5 प्लस 22.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, आपके पास एरिया आ गया 2000, जो आपके पास लोड आ गया डेल लोड का वो 2784 किलो न्यूटन आ गया। पर मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर में कैंसिल हो गया एरिया के अंदर। तो ये आपके पास डेल लोड जनरेट हुआ, लाइव लोड तो यहाँ पे नहीं है, लाइव लोड हमने कंसीडर नहीं किया, इस वजह से लाइव लोड 0 रहा। तो ये हमारे पास स्लैब की वजह से आ गया। इसी तरह से आप आते हैं पैरापेट के ऊपर। अब पैरापेट बिल्डिंग के अंदर कहाँ थी, ये तमाम बाउंड्री वॉल के ऊपर पैरापेट है, तमाम बाउंड्री वॉल के ऊपर 4 वॉल्स हैं डिफरेंट, 4 साइड्स हो गई, एक साइड की लेंथ हो गई 22.5, 4 इंटू 22.5 मल्टीप्लाई। अगर आप पीछे चले जाओ जहां पे हमने ग्रेविटी लोड कैलकुलेट किए थे तो पैरापेट के अंदर हमारे पास ग्रेविटी लोड कितना था 4.9 था, डेड लोड प्लस 0 उसका लाइव लोड था। अगर लाइव लोड की कोई वैल्यू उसके साथ थी भी तब भी आपने यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि टेरेस के ऊपर लाइव लोड कोई भी कंसीडर नहीं करना होता। तो यहाँ पे हमने 0 कंसीडर किया। 4.9 पैरापेट की इंटेंसिटी ऑलरेडी आपको पीछे स्लाइड के अंदर गिवन है ग्रेविटी लोड कैलकुलेशंस के अंदर। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया वी गॉट 441 प्लस 0, 441 इज द डेड लोड इन किलो न्यूटन प्लस 0 इज द लाइव लोड, लाइव लोड हमने कंसीडर नहीं करना है। इसी तरह से हम आते हैं वॉल्स के ऊपर। अब वॉल्स हमारे पास कितनी है, वॉल्स के लिए क्या कंडीशन थी कि वॉल्स आपकी इंटेंसिटी जो है, अब आपका छत जो है, छत के नीचे आपके पास वॉल आ रही है जो कि फर्स्ट फ्लोर की या 6th स्टोरी की, 7th फ्लोर की तो हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा टेरेस है। तो इसके नीचे आपका हाफ छत जो नीचे वाला है वो आपका इफेक्ट कर रहा है ऊपर वाली छत के ऊपर। तो यहाँ पे हमने छत को हाफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 0.5 हमारा छत हाफ आ गया ऊपर, छत और कॉलम जो है वो ऊपर से हाफ हमारा कंसीडर हो गया ऊपर वाली छत के साथ, हाफ जो है वो नीचे वाली छत के साथ आ गया। तो एग्जैक्टली इसी तरह से जब हमने वॉल्स की बात की तो 0.5 हमारा आ गया छत का ऊपर वाला हिस्सा, आधा हिस्सा। 4 हमारे पास 4 वॉल्स हैं, 4 साइडें हैं चारों तरफ, और 22.5 चारों तरफ जो है वो लेंथ है आपकी वॉल की। मल्टीप्लाई बाय 21.6 जो कि आपकी ओवरऑल जो बड़ी वॉल का यूनिट वेट आप कैलकुलेट कराए थे ग्रेविटी लोडिंग कैलकुलेशंस के अंदर। जब आपने इन तमाम चीज़ों को सॉल्व किया वी गॉट 972 किलो न्यूटन प्लस एज अ डेड लोड प्लस 0 एज अ लाइव लोड। अब आते हैं सेकेंडरी बीम्स के ऊपर। सेकेंडरी बीम्स हमारे पास टोटल कितने हैं, सेकेंडरी बीम्स हमारे पास टोटल 18 हैं, क्योंकि आपके पास हर पैनल के अंदर 2 बीम्स आ रहे हैं। सेकेंडरी बीम यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 टोटल सेकेंडरी बीम्स कितने हो गए, 18 हो गए। हर सेकेंडरी बीम की लेंथ कितनी है 7.5 मीटर है। अगर आप यहाँ देखो तो हर स्पेसिफाइड पैनल के अंदर 7.5 मीटर की लेंथ है, तो 7.5 मीटर हमारे पास हर स्पेसिफाइड सेकेंडरी बीम की लेंथ हो गई। मल्टीप्लाई बाय ईच सेकेंडरी बीम का जो यूनिट वेट है वो 22.5 था किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद प्लस हमारे पास 0, अगर लाइव लोड इसके साथ होता भी तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। 2.5 प्लस 0 किलो न्यूटन पर मीटर हमने कंसीडर किया। 18 टोटल मेंबर थे हमारे पास, जो टोटल आया इंटेंसिटी आ गई वो आ गई 338 किलो न्यूटन एज अ डेड लोड प्लस 0 एज अ लाइव लोड। मेन बीम कितने हमारे फ्रेम के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल आपके पास मेन बीम कितने थे, 8। हर मेन बीम की लेंथ कितनी है कंटिन्यूअस मेंबर की, 22.5 की। उसका अपना डेड वेट कितना है, डेड लोड 4.5 का है प्लस 0 एज अ लाइव लोड। जो लोडिंग कैलकुलेशन ऑलरेडी हम पीछे कर रहे हैं, स्टेप नंबर स्टार्ट ऑफ द डिजाइन के अंदर हमने यूनिट वेट कैलकुलेशंस की थी। 4.5 प्लस 0, तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी आ गई 810 एज अ डेड लोड प्लस 0 एज अ लाइव लोड। अब आते हैं दोबारा कॉलम्स के ऊपर। कॉलम हमारे पास टोटल कितने हैं बिल्डिंग के अंदर, 4,
8, 12 और 16, हर फ्लोर के ऊपर हमारे पास जो है वो 16 कॉलम जनरेट हो रहे हैं, 16 मेंबर्स आ गए। ईच कॉलम की हाइट कितनी है? 5 मीटर की हाइट है। 7th फ्लोर की हम बात कर रहे हैं तो कॉलम जो है वो हाफ से कट होने, हाफ कॉलम जो है वो ऊपर वाली छत के साथ चले गए, हाफ लेंथ आपकी नीचे वाली छत के साथ आ गई। तो जब हमने हाफ से डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास जो है वो हाफ कॉलम आ गया, 5 मीटर उसकी हाइट है। 16 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ईच कॉलम का जो यूनिट वेट है वो 6.3 का है, प्लस 0 उसका लाइव लोड हमने कंसीडर नहीं करना। वी गॉट टोटल डेड लोड एज 252 प्लस 0 एज अ लाइव लोड इन किलोन्यूटन। टोटल लोड्स हमने ऐड किए, वी गॉट 5597 प्लस 0 लाइव लोड है। टोटल अगर यहाँ पे लाइव लोड की कुछ वैल्यू होती तो हम इसके साथ ऐड कर देते, टोटल वी गॉट 5597 किलोमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो स्टोरी नंबर 7 के ऊपर तमाम इंटेंसिटीज और लोड्स आ गए। ये आपका क्रॉस सेक्शंस हो गए और जोन डायग्राम्स हो गई। अब आते हैं स्टोरीज के ऊपर के टेरेस के बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टोरीज आ जाती हैं। नंबर ऑफ स्टोरीज हमारे पास जो क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग सेम थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो नीचे वाले पोर्शंस की सेम है तमाम फ्लोर्स की, जिस तरह से हमने ग्रेविटी लोडिंग के अंदर बात की। अगर आपके पास हाइट ऑफ द ईच फ्लोर डिफरेंट होता तो आपकी कैलकुलेशंस जो है वो अगेन रिपीट होती जाती। ये तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए तमाम लोडिंग के अंदर तमाम जो टिपिकल फ्लोर्स हैं उनकी हाइट हमने सेम रखी है। अब आते हैं कि हमने स्टोरीज की बात करनी है, टिपिकल फ्लोर्स की बात करनी है। टिपिकल फ्लोर्स हमारे पास टेरेस लेवल के बाद थे 6 स्टोरी, 5th स्टोरी, 4th स्टोरी एंड 3rd स्टोरी। उसके अंदर लाइव लोड की कंडीशन क्या थी कि वी हैव टू कंसीडर 50% लाइव लोड। 50% लाइव लोड हमने कंसीडर करना ही करना था। इस वजह से फ्रॉम स्लैब हमारे पास स्लैब कितनी पोर्शन थी? 22.5 इंटू 22.5 अगेन 22.5 इंटू 22.5 स्लैब आ गया। टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर हमारे पास लोडिंग कंडीशन क्या थी? 3.5 था डेड लोड, प्लस लाइव लोड कितना था? 4। लाइव लोड हमने 50% कंसीडर करना है, डेड लोड हमारा एज इट इज रहेगा। डेड लोड हमारा एज इट इज रहा 3.5, लाइव लोड हमने 40% कंसीडर किया जो क्या आ गया, और 50% कंसीडर किया जो 4 का हाफ हो गया। टोटल कैलकुलेशंस करो, 22.5 इंटू 22.5 इंटू 3.5 हमारे पास आ गया 1772 प्लस 22.5 इंटू 2 हमारे पास आ गया 1013। ये आपका डेड लोड है, ये आपका लाइव लोड है। इसी तरह से हम आते हैं वॉल्स के ऊपर। अब वॉल्स के अंदर हमारे पास कितनी वॉल्स हैं? टोटल हमारे पास वॉल्स जो हैं वो 4 साइड्स हैं। ईच वॉल के ऊपर जो है वो हमारे पास कितना लेंथ कितनी है? 22.5 की। अब क्वेश्चन क्या कहता था कि वॉल जो है वो हमारी 50% कंसीडर होनी है, जिस तरह से हमने पिछले टेरेस वाले केस में किया कि 50% ऑफ द वॉल एंड 50% ऑफ द कॉलम जो है वो अपर फ्लोर और लोअर फ्लोर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दीवार आपकी पूरी हाइट है, इसको आप सेंटर से कट कर देते हो। आधा जो वॉल है वो ऊपर वाली छत के साथ चला गया, आधा वॉल जो है नीचे वाली छत के साथ आ गया। अब हम जब टिपिकल फ्लोर्स के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास हाफ छत ऊपर वाले पोर्शन की है, हाफ छत नीचे वाले पोर्शन की है। इसी वजह से हमने हाफ और हाफ कंबाइन करके इसको 1 कंप्लीट कंसीडर किया है। इस वजह से यहाँ पे हाफ हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। 4 साइड्स हैं, 22.5 जो है वो लेंथ है। वॉल का ओवरऑल जो हमारे पास यूनिट वेट है वो डेड लोड है वो 21.6 किलोन्यूटन पर मीटर है। लाइव लोड वहाँ पे 0 है ऑलरेडी, तो हमारे पास इंटेंसिटी टोटल आ गई 1944 डेड लोड प्लस लाइव लोड 0 किलोन्यूटन के अंदर। इसी तरह से सेकेंडरी बीम टोटल 18 थे, 7.5 मीटर का है। एक यूनिट वेट आपके पास है, आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट की 338 प्लस 0। मेन बीम्स आपके पास टोटल 8 हैं, 22.5। एक इंटेंसिटी जो है वो 4.5 है। डेड लोड आपके पास 4.5 है, लाइव लोड 0 है। आपने कंसीडर किया 810 प्लस 0। कॉलम्स अगेन वॉल की तरह ही, आधा कॉलम जो है वो आपका ऊपर वाले पोर्शन का, आधा कॉलम नीचे वाले पोर्शन का कंप्लीट बन गया नीचे वाले फ्लोर के लिए। 6th फ्लोर, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर के लिए। तो 16 टोटल कॉलम्स थे। ईच कॉलम की हाइट जो है वो 2.5 मीटर ऊपर वाले कॉलम की हाइट आ गई, ऊपर वाले पोर्शन की 2.5 नीचे वाले कॉलम की हाइट आ गई, दोनों मिला के जो है वो 5 मीटर हाइट बन गई हमारे पास। इंटू 6.3 जो है वो हमारे पास यूनिट वेट है कॉलम का, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रहा है, प्लस 0 एज अ लाइव लोड। लाइव लोड कॉलम के साथ कोई भी नहीं है, इस वजह से हमारे पास डेड लोड जो है वो 6.3 था। हमने कैलकुलेट किया, वी गॉट 504 प्लस 0। 504 डेड लोड आ गया, 0 हमारे पास लाइव लोड आ गया।
टोटल हमारे पास तमाम डेड लोड्स को सम किया, वी गॉट 5368 प्लस लाइव लोड को कैलकुलेट किया, वो 1013 था। टोटल सम हमारे पास जो है वो टोटल दोनों लोड्स को हमने कैलकुलेट कर दिया, 6381 किलोन्यूटन हमारे पास टोटल लोड इंटेंसिटी आ गई इन फ्लोर्स के ऊपर। इसी तरह से हम आते हैं अब ग्राउंड फ्लोर के अंदर। ग्राउंड फ्लोर के अंदर भी वही कंडीशंस हैं, 50% लाइव लोड विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम स्लैब, 22.5, 22.5, 3.5 हाफ ऑफ द लाइव लोड हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई। वॉल्स अगेन हमारे पास यहाँ पे हाफ कंसीडर हो रही है, क्योंकि हमने वॉल दोनों जो है वो अलग अलग कर दी कि ऊपर वाली वॉल जो है ग्राउंड फ्लोर से जो ऊपर वाली वॉल आ रही है उसकी हाइट जो है वो डिफरेंट है, नीचे वाली वॉल जो है ग्राउंड फ्लोर से नीचे वाली उसकी हाइट जो है वो फॉर एग्जांपल 0.9 मीटर थी या 0.7 मीटर है। अपर वाली जो हाइट है वो 5 मीटर की वॉल है, नीचे वाला जो वॉल का हाइट है वो वॉल की हाइट जो है वो 4.1 मीटर थी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं पीछे केसेस के अंदर। और 4.1 वाले का यूनिट वेट अपना है, ऊपर वाले वॉल का यूनिट वेट अपना है, दोनों वॉल्स हमने अलग अलग कंसीडर कर लिए। तो ऊपर वाले वॉल का हमारे पास 0.5 हाफ कंसीडर हुआ, 4 22.5 हमारे पास जो है वो जो ओवरऑल लेंथ ऑफ द वॉल है, ये हमारे पास यूनिट वेट था, इंटेंसिटी आ गई 972 की। यहाँ पे हमारे पास दूसरा वॉल जो नीचे वाला वॉल था 4.1 मीटर हाइट वाला वॉल, वो हम कंसीडर कर रहे हैं। अगेन हाफ उसका, 4 चारों तरफ वॉल्स हैं, 22.5 मीटर उसकी लेंथ है, 17.2 जो है वो नीचे वाली वॉल का हिस्सा जो था 2.5 मीटर या 4.1 डिवाइड बाय 2 मीटर हाइट का, वो हमारे पास 17.2 था प्लस 0, उसकी इंटेंसिटी आ गई 774 डेड लोड प्लस 0। सेकेंडरी बीम्स अगेन वही 18 हैं, मेन बीम्स 8 ही हैं। कॉलम्स यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया कि अब हमारे पास आगे नीचे वाले फ्लोर्स के अंदर एग्जैक्टली जिस तरह से आपने वॉल को 2 हिस्सों में किया है, आप कॉलम को भी 2 हिस्सों में कर सकते थे। यहाँ पे एक कॉलम आपके पास 5 मीटर के हैं, नीचे वाले कॉलम आपके पास 4 मीटर के हैं, 4.1 मीटर के। डेड वेट दोनों का 6.3 सेम है। अगर आप सेपरेट कर लेते तो सेपरेट भी कर सकते थे। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, हाफ इंटू 16 कॉलम्स, दोनों हाइट हमने ऐड कर ली, हाफ से डिवाइड होने के बाद जो है वो ये आपका एवरेज एक वेट आ जाएगी दोनों की। 5 मीटर ऊपर वाले कॉलम की हाइट, 4.1 नीचे वाले कॉलम की हाइट, दोनों का हाफ कंसीडर हो गया यहाँ पे, प्लस डेड लोड आपके पास 6.3 था यूनिट वेट जो उसका इंटू किलोन्यूटन पर मीटर। टोटल इंटेंसिटी हमारे पास आ गई 459 का 0। जब हमने सम किया वी गॉट 5125 प्लस 1013 किलोन्यूटन जो कि लाइव लोड था और डेड लोड था, दोनों को हमने कम्युलेटिव सम निकाला, वी गॉट 6138 किलोन्यूटन। तो तमाम इंटेंसिटीज आ गई। ये हमारे पास ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अगेन अब स्टोरी 1 जो प्लिंथ लेवल था, प्लिंथ लेवल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्लिंथ लेवल के अंदर हमारे पास सिर्फ वॉल्स हैं, 50% लाइव लोड कंसीडर करना ही करना है। यहाँ पे वॉल जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की हैं, एक 0.5 जो 4.1 मीटर हाइट का, जो अगर आप हाइट के अंदर देखो ना यहाँ पे, एक हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 5 मीटर ये वाला पोर्शन है और 4.1 ये वाला पोर्शन है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करना है। इन फ्लोर्स के अंदर हम किस तरह से, फर्स्ट के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला कंसीडर कर लिया। सेकंड फ्लोर के अंदर इन तमाम फ्लोर्स के जिनके हाइट सेम है उनके अंदर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हर फ्लोर के लिए कंसीडर किया। इस फ्लोर के लिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, इस फ्लोर के लिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, इस फ्लोर के लिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की, तो यहाँ पे आपके पास जो ये वाला पोर्शन बचा और दूसरा ये वाला 4.1 मीटर का हाफ हो गया। अब हम जब इस प्लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 4.1 मीटर वाले का हाफ और नीचे वाले पोर्शन का जो है वो आपके पास हाफ आ जाएगा 1.1 मीटर वाले रीजन का। तो हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया, कंसीडर किया ग्राउंड फ्लोर के लिए, प्लिंथ के लिए, तो वॉल्स हमारे पास एक ऊपर वाली तरफ से आ गई, दूसरा नीचे वाली वॉल्स आ गई। एक का जो है वो यूनिट वेट 17.2 था जिसकी हाइट 4.1 मीटर है, दूसरे की हाइट जो है वो हमारे पास 1.1 मीटर है, उसका यूनिट वेट जो है वो 3.5 आ रहा था। हाफ वॉल्स कंसीडर करनी है, हाफ वॉल दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 4 वॉल्स है, लेंथ हमारे पास सेम है 22.5 की। डेड लोड्स आ गए, इंटेंसिटी लाइव लोड अगेन 0 था, मेन बीम आ गए, कॉलम आपका आ गया। कॉलम यहाँ पे जो है वो सिर्फ नीचे वाले रीजन के अंदर से एक्ट कर रहा है। 0.5 मीटर इंटू 16 इंटू 1.1 हमने कंसीडर किया। लाइव लोड जो है वो हमारे पास टोटल डेड लोड 9 का गिवन था, लाइव लोड कोई भी नहीं है, हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट की। वी गॉट अगेन 2027 प्लस 0 और टोटल इंटेंसिटी हमारे पास आ गई 2027 किलोमीटर। जब आपके पास टोटल सीस्मिक वेट कैलकुलेशन आ गई तो हमने कैलकुलेट किया कि टोटल सीस्मिक वेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग कितना जनरेट हुआ। अब एंटायर बिल्डिंग के अंदर जब हमने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट टेरेस के अंदर हम चले गए, टेरेस के अंदर हमारे पास इंटेंसिटी कितनी थी 5597।
प्लस 6 स्टोरी, 5 स्टोरी, 4 स्टोरी एंड 3 स्टोरी के लिए जो हमारे पास लोड बन रहे थे, 4 स्टोरीज थी, ईच स्टोरी के लिए 6381 की इंटेंसिटी बन रही थी। 4 स्टोरीज, ईच स्टोरी 6381 प्लस हमारे पास जो है वो प्लिंथ या ग्राउंड फ्लोर के लिए हमारे पास कितना बन रहा था, 6138 प्लस प्लिंथ के लिए हमारे पास कितना बना, 2027। तमाम इंटायर वेट्स को हमने जब ऐड किया, वी गॉट टोटल सीस्मिक वेट ऑफ द इंटायर बिल्डिंग एज 39,286 किलोन्यूटन। अब ये हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई। द सीस्मिक वेट ऑफ द फ्लोर इज द लम्प्ड वेट, ओवरऑल वेट व्हिच एक्ट्स एट द रिस्पेक्टिव फ्लोर लेवल एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्लोर। कि ये आपका ओवरऑल बिल्डिंग का जो लोड था सीस्मिक की वजह से, जो ग्रेविटी लोडिंग की वजह से, इतना लोड जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके सीस्मिक की इंटेंसिटी के साथ, जो कि हॉरिजॉन्टली बिल्डिंग के ऊपर एक्ट करेगा, जो कि बिल्डिंग को आपकी ट्विस्ट करा सकता है, टिल्ट करवा सकता है। अब इस केस के अंदर इस लोड को हमने हर स्टोरी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर फ्लोर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको हम किस तरह से करते हैं कि डिजाइन सीस्मिक लोड की क्राइटेरिया के अंदर इसको कंसीडर करते हैं। अब सीस्मिक डिजाइन लोड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं डिजाइन स्पेक्ट्रम। डिजाइन स्पेक्ट्रम के लिए हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज और कंडीशंस हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग सीस्मिक फोर्सेस, पाकिस्तान इज क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट सीस्मिक जोन्स। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, डिस्कस भी कराए हैं। रिइंफोर्स कंक्रीट 2 के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जो है वो सीस्मिक के हवाले से एक बैकग्राउंड लेक्चर दिया था कि हमने पाकिस्तान जो है वो किस तरह से सीस्मिक जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। द डिजाइन हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोफिशिएंट फॉर अ स्ट्रक्चर शैल बी डिटरमाइंड एज AH is the designed horizontal seismic coefficient is equals to Z/2 into I over R into SA over G. SA over G is representing as the acceleration, spectral acceleration जिसको हम कहते हैं spectral acceleration coefficient, the response spectrum of the building. I is the importance factor for the earthquake conditions. R is the response factor for the earthquake condition, कि हम बिल्डिंग के लिए हमारा response factor क्या है, बिल्डिंग हमारी किस तरह से कंसीडर हुई है, उसका इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है। Z बेसिकली इज अ जोन फैक्टर, जिसको हम जोन, किस जोन के अंदर हमारी बिल्डिंग जो है वो लाई कर रही है। तो इस वजह से हमने तमाम चीज़ों को यूज़ करके ये हमारे पास बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट जोन्स के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन जोन्स को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो हमने जब डिजाइन सिस्मिक लोड के लिए हमने क्या किया कि इनफिल वॉल्स इन अपर फ्लोर्स में कंटेन लार्ज ओपनिंग्स। अपर फ्लोर्स के अंदर जो वॉल्स हैं उनके अंदर ओपनिंग ज़्यादा हो सकती हैं, अदर सॉलिड वॉल्स आर कंसीडर्ड इन द लोड कैलकुलेशंस। कि हमने जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाजाज होते हैं, जो अपर वॉल्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर शीशा वगैरह यूज होता है। हमने जो है वो शीशा वगैरह कंसीडर नहीं किया, हमने सॉलिड ब्लॉक्स कंसीडर किए हैं फिलहाल। Therefore, the fundamental time period T is obtained by using the formula. हम उनको solid walls consider कर रहे थे और time period किस तरह से calculate करते हैं by suggested Indian standards. Allowable time period, functional time period, जिसकी building के लिए time period कितना earthquake का required है. Time period is equals to allowable time period या fundamental time period is equals to 0.075 into H. H power 0.75. H is the overall height of the building. जो कि हमारा हाइट ओवरऑल बिल्डिंग का था वो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कराए थे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लान है जो ऑलमोस्ट 30.2 मीटर ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अगर आप पैरापेट वॉल L कर देते हो तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल हाइट जो है 31.5 मीटर होती है। हमने एवरेज एक जस्ट कैलकुलेशन पर्पजेज के लिए हमने 30 मीटर जो है वो एवरेज हाइट ली है बिल्डिंग की। पैरापेट वॉल को हमने इग्नोर कर दिया कि हमने जो है वो ओवरऑल मेजर हाइट ऑफ द बिल्डिंग वॉज 30 मीटर। 30 मीटर जब हमने ऐड किया तो अलाउएबल टाइम पीरियड जो है हमारे पास 0.97 सेकंड्स आ गया। अब जोन 3 हमने बात की थी स्टार्ट में कि हमारा जो बिल्डिंग है इज लाइंग इन जोन 3, जो कि हमने अज्यूम किया था स्टार्ट में। अब आपके पास जो क्लॉजेज हैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द जोन फैक्टर Z इज डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से, सिस्मिक जोन 2, 3, 4 एंड 5। सिस्मिक जोन सिस्मिक इंटेंसिटी 2 जो है वो लाई करता है लो सिस्मिक इंटेंसिटी के अंदर, 3 लाई करता है मॉडरेट के अंदर, 4 लाई करता है सीवियर जोन के अंदर एंड 5 जो है वो वेरी सीवियर जोन के अंदर लाई करते हैं। Z जो जोन फैक्टर्स वैल्यू हैं, अगर आप सिस्मिसिटी सिस्मिक इंटेंसिटी लो है तो आपकी वैल्यू Z की जो है वो 0.10 होती है। अगर मॉडरेट कंडीशंस के अंदर है तो सिस्मिक जोन फैक्टर इज 0.16, अगर सीवियर कंडीशन में है 0.24 और अगर वेरी सीवियर कंडीशन में है वी हैव अ जोन फैक्टर इज इक्वल्स टू 0.36।
हमारा किस जोन के अंदर लाई कर रहा था, मॉडरेट जोन के अंदर, तो जोन फैक्टर हमने वैल्यू चूज की 0.16। इसी तरह से इंपॉर्टेंस फैक्टर है। इंपॉर्टेंस फैक्टर इज डिपेंडिंग अगेन ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, सच एज हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, इमरजेंसी बिल्डिंग्स लाइक टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीविजन स्टेशंस हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, फायर बिल्डिंग स्टेशंस हैं, उसके बाद लार्ज कम्युनिटी हॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, असेंबली हॉल्स हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास एनी टाइप ऑफ अदर स्ट्रक्चर है तो आप इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है वो 1 चूज करते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया इन बिल्डिंग्स के अंदर लाई कर रहा है तो आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है वो 1.5 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाजा था जो कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर लाई कर रहा है, इन तमाम सिस्टम्स के अंदर लाई कर रहा है, तो इंपॉर्टेंस फैक्टर हम 1.5 चूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो थर्ड कंडीशन आ जाती है स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन कोफिशिएंट की, SA/G की। SA/G इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, कि किस टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्पेक्ट्रल एक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के लिए बनाया गया है, कि टाइप 1 है रॉक या रॉकी सॉइल या हार्ड सॉइल्स हैं, टाइप 2 इज द मीडियम सॉइल कंडीशंस एंड टाइप 3 इज द सॉफ्ट सॉइल कंडीशंस। अब हमारे पास डिजाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रल फॉर वर्टिकल मोशन, जिसके अंदर हमने 5% डैम्पिंग को अज्यूम किया है, व्हेन रिक्वायर्ड मे बी टेकन एज 2/3 ऑफ द डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम। टाइम पीरियड हमारे पास 0.97 सेकंड था जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था बिल्डिंग का। हमने 0.9 सेकंड टाइम पीरियड से जो है वो कंसीडर किया। हमारे पास टाइप 2 सॉइल की कंडीशन थी, हमने टाइप 2 सॉइल की कंडीशन को टच किया और यहाँ पे हमारे पास एक लमसम जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ रही है 1.402 जो कि है स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन कोफिशिएंट। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया हमारे पास रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या है। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो है डिपेंडिंग ऑन द डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिटल नेचर स्ट्रक्चर है या डक्टाइल नेचर स्ट्रक्चर है, कि स्ट्रक्चर के ऊपर जब आपकी लोडिंग्स अप्लाई होती हैं तो स्ट्रक्चर कितना डिफॉर्म हो सकता है। इट मे बी नोटेड हाउएवर द डक्टाइल डिटेलिंग इज मैंडेटरी इन जोन्स 3, 4 एंड 5, कि जब आपके पास जोन्स डिफरेंट 3, 4, 5 आ जाते हैं उस केस के अंदर हमारे पास जो है वो ये रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अगेन रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर आपके बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम है तो आपका रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो है वो 3 भी कंसिडर होता है। हमारे पास स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर है और विद कंसेंट्रिक ब्रेसेस, इसेंट्रिक ब्रेसेस, तो हम जो है वो वैल्यू को किस तरह से कंसिडर कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है हमारे पास। जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपका स्ट्रक्चर किसी भी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। हमारे पास एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था जिसके लिए रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमने 5 चूज की है। हमारे पास रेस्पॉन्स रिडक्शन वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ गई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है जोन 3 के अंदर फॉल कर रहा है और मैक्सिमम जो है वो डक्टाइल नेचर शो कराए। इस वजह से जो हमने हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी वही हमने चूज की है। So therefore the design horizontal seismic coefficient AH will be Z/2 as zone factor by 2, importance factor over reduction factor into spectral acceleration coefficient we got 0.16 divided by 2, 1.5 over 5 into 1.402। और स्पेक्ट्रल जो हमारे पास डिजाइन हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट जो आया सीस्मिक कोफिशिएंट वो आया 0.0336। सो इस वैल्यू की बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि बेस शियर वैल्यू के ओवरऑल इन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स टोटल अप्लाई करेगा हमारी बिल्डिंग के अंदर। टोटल बेस शियर कितना जनरेट हो रहा है, बेस ऑफ द बिल्डिंग के अंदर कितना शियर फोर्स, कितना लेटरल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमने कंसीडर करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू टोटल आपके पास बेस शियर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट जो आपने कैलकुलेट किया हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोफिशिएंट इनटू टोटल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो टोटल सीस्मिक वेट आपने अभी कैलकुलेट किया वही हमने मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल हमारे पास आया 0.0336 इनटू टोटल हमारे पास सीस्मिक वेट था 39,200 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 39,286, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। उसके बाद हमारे पास जो टोटल शियर जनरेट हुआ, टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो बेस ऑफ द स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहा है वो हमारे पास है 1320 किलो न्यूटन का। अब 1320 किलो न्यूटन का बेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो रिड्यूस होता हुआ जाएगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। सॉरी, तो टॉप पे टेरेस के ऊपर लाइव लोड 0 था, रिड्यूस होता नीचे की तरफ या इंक्रीज होता नीचे की तरफ आता और नीचे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है 1320 का। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलोंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
कि किस तरह से 1320 किलोन्यूटन का जो लोड है वो बेस के अंदर अप्लाई करता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते हैं हॉरिजॉन्टल लोड को, उसको हम बात करते हैं। हमारे पास टोटल स्टोरीज कितनी थी, 1 स्टोरी बिलो प्लिंथ लेवल, फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू ग्राउंड फ्लोर 2 स्टोरी थी। टोटल हमने 7 स्टोरीज बनाई थी स्टार्ट ऑफ द डिजाइन के अंदर। हर डिजाइन का जो वेट है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे आप निकाल आए हैं कि स्टोरी नंबर जो 7 थी वो हमारे पास कितना लोड जनरेट कर रहा था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। स्टोरी नंबर 7 कितना था, 5597। स्टोरी नंबर जो हमारे पास 653 था, ईच स्टोरी के ऊपर 6381 का लोड अप्लाई हो रहा था। इसी तरह से हमने इन तमाम टेबल के अंदर हर स्टोरी लेवल के आगे हमने वेट वैल्यू पुट कर दी। 7th स्टोरी के पास था 5597 किलोन्यूटन लोड। 6th स्टोरी 5, 4 और 3 के ऊपर, चारों के ऊपर था 6381। 2 स्टोरी के ऊपर हमारे पास था 6138 और प्लिंथ लेवल के ऊपर हमारे पास था 2021-27। अब हमारे पास जो पूरी बिल्डिंग की हाइट है वो फर्स्ट लेवल की कितनी है, 1.1 मीटर, सेकंड की 4.1 मीटर। अब आप यहाँ से पुट करते हो 1.1 मीटर प्लस 4.1 मीटर जो हमने चूज की यहाँ पे, जो हमारे पास 1.1 यहाँ तक हाइट टोटल हो गई ना, 1.1 प्लस 4.1 तो टोटल होगी 5.2। अगेन 5.2 प्लस 5 10.2, तो हम इस तरह से ऐड करते हुए चले गए। 10.2 प्लस 15 प्लस 5 15.2 प्लस जो है वो हमारे पास 5 20.2 प्लस 5 25.2 प्लस 5 30.2। टोटल हाइट्स हमारे पास आ गई, टोटल वेट्स हमारे पास आ गए। अब फॉर्मूला क्या है, WI/HI स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। W आपके पास ऑलरेडी है, HI का स्क्वायर करो डिवाइड बाई 1000 आपके पास इंटेंसिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, वी गॉट दीज वैल्यूज। टोटल वैल्यू हमारे पास जो जनरेट हुई वो 14668 की हमारे पास जो लोड जनरेट हुआ। उसके बाद QI टोटल लैटरल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, QI इज इक्वल टू WI/HI स्क्वायर यानी ये वाला टर्म इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ WI/HI स्क्वायर यानी ये टोटल सम इनटू हॉरिजॉन्टल टोटल प्रेशर जो कि हमारे पास 1320 का बेस शेयर हमने कैलकुलेट किया। जब आप इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू रखते हो डिवाइडेड बाय 14068 ये वाला टर्म रखा, मल्टीप्लाई बाय 1320 जो आपके पास बेस शेयर की वैल्यू आई, उसे आप मल्टीप्लाई करते हो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 480 की। 480 इसी तरह से आपने हर फ्लोर के ऊपर आप फाइंड आउट करते हुए चले गए, आपके पास टोटल जो कम्युलेटिव इस वैल्यू का सम बना वो 1320 का बना। अब कम्युलेटिव टोटल जो इनिशियल शेयर फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू, जो कम्युलेटिव हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट स्टोरी के ऊपर 480 प्लस 380, यहाँ पे 380 था, 480 यहाँ पे ऐड हो गया, 860 हो गया। 860 प्लस 244 1104 प्लस 138 1242 1242 प्लस 62 1304 1304 प्लस 16 1320 1320 प्लस 0 1320। तो जैसे हमने बात की कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर के टॉप के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और जैसे आप नीचे की तरफ आते जाते हो बेस के अंदर जो आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा है शियर का या अर्थक्वेक की वजह से वो 1320 की इंटेंसिटी है। ये आपके पास पूरा कम्युलेटिव स्ट्रक्चर था जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटीज को फाइंड आउट करते हैं कि इसेंट्रिसिटी यानी कि सेंट्रॉइड से स्ट्रक्चर हमारा कितना ट्विस्ट कर सकता है। अब इसेंट्रिसिटी के लिए हमारे पास डिजाइन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू ESI स्टैटिक इसेंट्रिसिटी प्लस 0.05 इंटू BI इज द डायमेंशन डिस्टेंस इसेंट्रिक डिस्टेंस बेसिकली। ये हमारे पास फॉर्मूला ESI माइनस 0.05 भी यूज कर सकते हैं समटाइम्स। हमने जो कंडीशन यूज की हमारा जो बिल्डिंग है दैट इज सिमेट्रिक बेसिकली, कि कोई उसके अंदर डायमेंशंस वेरी नहीं हो रहे, सिमेट्रिकल एक सिंपल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, देयरफॉर स्टैटिक इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0। अगर स्टैटिक इसेंट्रिसिटी हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो डिजाइन इसेंट्रिसिटी बन जाती है वो 1.125 मीटर के ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो इसेंट्रिसिटी 1.125 मीटर तक जो है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर जनरेट कर सकता है। Thus the load is eccentric by 1.125 meter from the mass center. For the purpose of our calculation, the eccentricity from the center of stiffness shall also be calculated. ये eccentricity आप center of stiffness से भी calculate करते हैं। Since the center of mass and the center of stiffness coincide in the present case, the eccentricity from the center of stiffness is also 1.125 meter. अब eccentricity हम accidental eccentricity can either be on the plus side or in the minus side. दोनों डायरेक्शंस के अंदर हो सकती है, एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव, एक्स एक्सिस इन नेगेटिव।
Hence, one must consider lateral force Qi acting at the center of stiffness, accompanied by a clockwise or anti-clockwise torsional movement, such as plus 1.125 into Qi minus 1.125 into Qi. क्योंकि अर्थक्वेक की बात हो रही है, लेटरल प्रेशर, लेटरल फोर्स जो है वो टॉर्जन डायरेक्शन यानी कि ट्विस्टिंग फोर्स भी फेस कर सकता है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन भी, इन नेगेटिव डायरेक्शन भी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन हैं। हम एक्स एक्सिस डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। अब हम पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई हो रहे थे सेंटर, मास सेंटर और सेंटर ऑफ स्टिफनेस के हिसाब से हम मूवमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। मूवमेंट्स किस तरह से कैलकुलेट हुई, हमारे पास जो है वो टोटल सेंट्रिसिटी कितनी डिस्टेंस थी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर पहले के ऊपर कितना अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 480, दूसरे के ऊपर 480, दूसरे के ऊपर 380, 244, 138, 62, 16 एंड 0। ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी या एक हॉरिजॉन्टल लैटरल फोर्स जो अप्लाई कर रहा था बिल्डिंग के ऊपर, ये तमाम फोर्स हमने अप्लाई कर लिया 480, 380, 244, 138, 62, 16, 0 किलोमीटर। अब इसेंट्रिसिटी टोटल हमारे पास कितनी जनरेट हो रही थी, इसेंट्रिसिटी हमारे पास कितनी आई 1.125 मीटर। हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1.125 मीटर इंटू 480 वी गॉट मूवमेंट एज 540 किलोमीटर मीटर। इसी तरह से 1.125 इंटू 380 हमारे पास ये मूवमेंट आ जाती है यहाँ पे। तो टॉर्शनल जो है या टॉर्शन के अंदर या टॉर्शनल मूवमेंट जो है वो किस तरह से जनरेट होती है मेंबर के अंदर, वो तमाम हमने एक पूरा नॉट अप टू द स्केल, ये स्केल के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनी हुई, रफली एक स्केच है, अप टू द स्केल नहीं है, ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स था। इसके ऊपर जो है वो टोटल आपका सीजमिक के प्रेशर्स कितने एक्ट कर रहे हैं लेटरल फोर्स के मध्य में, और साथ में जो है वो कितने टॉर्शनल मूवमेंट जनरेट हो रही है। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस हो गई। उसके बाद हम जब एनालाइज करते हैं बिल्डिंग को, व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, ग्रेविटी लोड हो गए जो कि हमने फर्स्ट फेज के अंदर कैलकुलेट किए, उनको हमने सिलेक्ट किया था। अर्थक्वेक लोड हमने सेकंड फेज के अंदर डिस्कस किए। The basic load cases where gravity and earthquake loads are both acting on the structure। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज या डिजाइन करते हैं, जैसे आपके पास ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो कि जब हमारे पास सिंपल डेड लोड होता है तो स्ट्रक्चर को हम डेड लोड कंसीडर करते हैं, लेकिन जब डेड लोड और लाइव लोड की कॉम्बिनेशन आ जाती है तो फैक्टर लोड हमारा क्या हो जाता है 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड। जब आपका इसी केस के अंदर जब अर्थक्वेक ऐड हो जाता है तो उस केस के अंदर आपके पास वेरियस जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं वो वेरी कर जाती हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। सो द बेसिक लोड केसेस व्हेन ग्रेविटी एंड अर्थक्वेक लोड बोथ एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर आर कंसीडर्ड एज शोन बिलो, वेयर x axis and z axis are the lateral orthogonal directions। तो आप x axis की बात भी कर रहे हैं और z axis की बात भी कर रहे हैं। तो लोड कॉम्बिनेशन हमारे पास किस तरह से जनरेट होती हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ डेड लोड एंड इम्पोज लाइव लोड। अगर डेड लोड और लाइव लोड होती हैं तो ये तो दोनों ग्रेविटी लोडिंग हो गई जो कि डायरेक्शन डाउनवर्ड के अंदर एक्ट कर रही है बिल्डिंग के ऊपर। अगर आपका EXTP प्लस टॉर्जन, EXTN माइनस टॉर्जन, EZTP प्लस टॉर्जन, EZTN minus torsion। EXZP basically is the earthquake load which is acting in the x direction with the torsion in positive। एक बिल्डिंग के ऊपर earthquake load x डायरेक्शन के अंदर बिल्डिंग को मूव करवा रहा है और टॉर्जन जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा earthquake x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है लेकिन टॉर्जन नेगेटिव है। earthquake z डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है लेकिन टॉर्जन जो है वो पॉजिटिव है। earthquake z डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है लेकिन टॉर्जन जो है वो नेगेटिव है। तो ये हमारे पास कंडीशंस जो जनरेट होती हैं एज पर स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1.5 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज लाइव लोड अगर आ जाती हैं तो एक फैक्टर हमारा ये लोड कॉम्बिनेशन जनरेट हुई। दूसरी लोड कॉम्बिनेशन अगर इनके साथ में अर्थक्वेक लोड ऐड कर देता हूं तो 1.2 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज लाइव लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड। अगर हम डेड लोड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बनती है। एक कॉम्बिनेशन अगर हम डेड लोड प्लस 1.5 इंटू अर्थक्वेक लोड प्लस माइनस 1.5 अर्थक्वेक लोड कंसीडर करते हैं तो हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास चार मेजर लोड कॉम्बिनेशन है जिनको हम कंसीडर करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग अवर स्ट्रक्चर्स इन अर्थक्वेक कंडीशंस। अर्थक्वेक लोड मस्ट बी कंसीडर्ड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस माइनस z एक्सिस। अब ये बिल्डिंग है पूरी, लेट्स सपोज दिस इज लाइन से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा थर्ड जो z एक्सिस जनरेट होता है। अब बिल्डिंग एक इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है,
इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी आ सकती है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव जेड एक्सिस भी है, माइनस जेड एक्सिस नेगेटिव भी है। Moreover, accidental eccentricity can such be that it causes clockwise and anti-clockwise movements। मूवमेंट तो साथ में आ गए, टॉर्शनल मूवमेंट्स भी जनरेट हो रहे हैं एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी की वजह से। 10 प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड अबव अप्लाइज 8 केसेस, 8 डिफरेंट केसेस हैं। और अबव ऑल अगर हम सब केसेस को मिला देते हैं, इन चारों केसेस को, तो हमारे पास टोटल 25 केस बनते हैं, जिनको हम इस तरह से भी टेबल के अंदर लिख सकते हैं। वो टेबल के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर हम 25 केस टोटल जनरेट कर रहे हैं और इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द लोड कॉम्बिनेशंस टू 13, इन केसेस को अगर आप रिड्यूस करके 13 तक ले आओ, क्योंकि हमारा बिल्डिंग जो है वो सिमेट्रिकल है, नेगेटिव टॉर्शन जनरेट होने के चांसेस नहीं है, तो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 25 डिफरेंट केसेस को कंसीडर करते हैं, तो वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट मैन्युअली। All 25 load combinations can be analyzed using software, जो कि हम ETABE के अंदर इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो ETABE के अंदर आपकी तमाम लोड कॉम्बिनेशंस कंसीडर होंगी। इन लोड कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्विंग imposed live loads, courts recommend 50% of imposed load to be considered for the seismic weight calculations। ये 4 हमारे पास जो है वो मेजर कॉम्बिनेशंस थी, उनमें से हमने टोटल जो 25 कॉम्बिनेशंस बनाई है। 25 कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रही हैं। 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.2 डेड लोड प्लस imposed live load plus EXTP, earthquake in X direction with torsion positive। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, earthquake in जो है वो हमारे पास in X direction, torsion negative। यहाँ पे नेगेटिव earthquake नेगेटिव, X एक्सिस नेगेटिव में, torsion पॉजिटिव, earthquake नेगेटिव in X एक्सिस और जो torsion नेगेटिव है हमारे पास। इसी तरह से Z एक्सिस के अंदर भी आ गए। इसी तरह से जो है वो हम डेड लोड और अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, तो डेड लोड और अर्थक्वेक की कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक हमारे पास प्लस के अंदर आ गया, एक माइनस के अंदर आ गया, एक एक्सिस के अंदर आ गया, एक हमारे पास जेड एक्सिस के अंदर आ गया। इसी तरह से हम थर्ड अगर फैक्टर यूज करें चौथे वाला, तो 1.9 डेड लोड प्लस 1.5 इंटू एक्स एक्सिस अर्थक्वेक लोड, उसके बाद एक्स विद टॉर्जन पॉजिटिव, एक्स एक्सिस अर्थक्वेक लोड विद नेगेटिव टॉर्जन, उसके बाद जेड एक्सिस के अंदर पॉजिटिव और टॉर्जन पॉजिटिव, जेड एक्सिस के अंदर नेगेटिव और टॉर्जन नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम कंबाइन करते हैं इन तमाम को, तो 25 जो है वो डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस हमारे पास जनरेट होती हैं। तो अगर हम 25 को कंबाइन लेके चलते हैं इन मैनुअल केस के अंदर, तो एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जनरेट हो जाती है। तो इस वजह से हमने इस डिज़ाइन को यहीं पे ख़त्म कर दिया। अब जो है वो आपका ओवरऑल कंप्लीट जो है वो एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो आपके मेजर कंपोनेंट्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तमाम मेजर चीज़ों को। जो बाकी आपके पास अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, वो हमने इंशाल्लाह जब हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए करेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद स्टोरी ड्रिफ्ट होता है। स्टोरी ड्रिफ्ट बेसिकली इज़ द लैटरल डिफ्लेक्शन, की ओवरऑल डिफ्लेक्शन बिल्डिंग के अंदर कितनी आ रही है, इज़ द प्रेडिक्टेड मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर अंडर लैटरल लोड। कि जब लैटरल लोड अप्लाई हुए तो बिल्डिंग आपका जो है वो कितना लैटरल डिफ्लेक्शन को फेस कर रहा है। एंड स्टोरी ड्रिफ्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन लैटरल डिफ्लेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट स्टोरीज। So during an earthquake, large lateral forces जो एक्ट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से lateral deflection जनरेट होती है। आइए किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स। The story drift in any story due to specified design lateral force। हर स्टोरी के अंदर lateral movement कितनी आई है उसको हम कैलकुलेट करते हैं with partial factor of safety as 1 shall not exceed 0.004 times the story height। के 0.004 times story height से बढ़ना नहीं चाहिए। मैक्सिमम ड्रिफ्ट हमारी स्टोरी के अंदर कितना एक जो है वो स्टोरी के अंदर अलो है, वो हमने एक स्टोरी की हाइट हमारे पास 5000 मीटर थी और 5 मीटर थी, 5000 मिलीमीटर हो गई। हमने उसको जब मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 0.004 से, वी गॉट 20 मिलीमीटर। एक स्टोरी के अंदर हमें जो अलो है स्टोरी ड्रिफ्ट वो 20 मिलीमीटर है। सिंस द बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इज सेम इन बोथ डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन। हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की वो जो है उनको हम सेम सिमेट्रिकल सेक्शन है तो सेम वैल्यूज इन बोथ एक्सेस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टोरी थी, एक कंप्लीट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, 6 स्टोरी की, जिसके अंदर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को कंसीडर किया, वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्शंस को कंसीडर किया। हमने टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है वो एनालाइज किया अंडर ग्रेविटी लोडिंग एंड अंडर सीस्मिक लोडिंग। इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने करना है, पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करें।
क्लासेस के दौरान, ऑनलाइन सेशंस के दौरान मैं डिस्कशन रूम में 24 जो है वो हमारा जो टाइम होता है उसके अंदर अवेलेबल हूँ। अदरवाइज जो है वो आप 24/7 किसी भी वक्त आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल में उस वक्त उठाता नहीं हूँ तो मैं आपको जो है वो जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो आपको दोबारा मैं कॉल बैक कर लूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 13 के जिस तरह से बाकी असाइनमेंट्स आप सॉल्व करते हुए आए हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, एग्जैक्टली जहाँ तक आपने छोड़ा है वहीं से आगे जो है वो कंटिन्यू करें और इसको जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन जो है वो असाइनमेंट नंबर 13 के अंदर सबमिट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।